हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर दिवेन जानी। और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग थर्ड लेक्चर सीरीज हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर नवंबर दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिसका नाम है व्हाट इज सप्लाई एंड एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एंड और इसका ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो चलिए हम इस दोनों क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स डिटरमिनेंट। 14 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया है 2019 के क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि सप्लाई क्या है। देखिए सप्लाई बेसिकली क्या है, दो टर्म्स यहाँ पे आपको क्लियर करनी होगी। एक आपका सप्लाई और दूसरा आपका स्टॉक रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लाई के ऊपर फोकस करते हैं। सप्लाई इज द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड एट डिफरेंट मार्केट प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो सप्लाई का मतलब क्या होगा कि जो भी प्रोड्यूसर है या फिर जो भी मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर जो प्राइस पे अपना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बेचने के लिए विलिंग है और बेचने के लिए केपेबल है, उसको हम बोलेंगे सप्लाई। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1000 यूनिट ऑफ मोबाइल है, तो ये 1000 यूनिट को अगर कोई भी बंदा मेरे से मांगता है कि चलो 10,000 का फोन है और आप हमें 1000 मोबाइल अगर सप्लाई कर दीजिए, कोई भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर अगर मुझसे मांगता है कि 1000 मोबाइल मुझे चाहिए 10,000 रुपीज का, तो 1000 मोबाइल अगर मैं उसको देने के लिए रेडी हूँ, 1000 मोबाइल उसको सेल करने के लिए विलिंगनेस है, मेरे पास स्टॉक भी है, तो वो सारी चीज को अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैच होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लाई। ठीक है, सो इट इज व्हाट दे प्रोवाइड फ्रॉम स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल एंड दो सप्लाई प्रोड्यूसर्स आर एमिंग टू मीट अनलिमिटेड वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स। बट कुछ केस में ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जिस हिसाब से वांट्स होती है उस हिसाब से सप्लाई नहीं होता। एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि सप्लाई और स्टॉक के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, स्टॉक क्या है कि जो मेरे पास अवेलेबल है लेकिन मैं अभी सेल करने के लिए विलिंग नहीं हूं या फिर कैपेबिलिटीज मेरी नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 मोबाइल मेरे पास अभी पड़े हैं, लेकिन उसमें से मेरी जो शॉप है उस शॉप के अंदर सिर्फ 100 मोबाइल्स ही अवेलेबल है। तो अगर कोई बंदा आके मुझे बोलता है कि चलो भाई मुझे 500 मोबाइल प्रोवाइड कीजिए, मैं अभी आपको पेमेंट करता हूँ, मुझे अभी मोबाइल चाहिए, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, अभी 500 मोबाइल अभी पॉसिबल नहीं होगा, आप शाम तक आइए या फिर कल सुबह आइए, सुबह मैं आपको 100 मोबाइल अभी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, और बाकी के जो 400 मोबाइल है वो आज शाम तक या फिर कल सुबह में मैं आपको डिलीवरी आपके ऑफिस में, गोडाउन में, जहां पे भी आपको करना है वहां पे मैं कर सकता हूँ। हाँ, और अगर सपोज वो 1000 में से 100 मोबाइल अगर मेरे पास यहाँ पे मेरी शॉप पे पड़े हैं, तो वो 100 मोबाइल को मैं सप्लाई के हिसाब से कंसिडर करूंगा, जिसको मैं इमीडिएट बेसिस पे सेल कर सकता हूँ। और आउट ऑफ 1000 यूनिट 100 यूनिट मेरे पास सप्लाई में कंसिडर करूंगा, और बाकी के जो 900 वहां पे पड़े हैं उसको मैं स्टॉक में कंसिडर करूंगा, जिसको मैं इमीडिएट बेसिस पे उसको सेल नहीं कर सकता। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर सप्लाई का कोई भी है तो वो है प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे। अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो प्रोड्यूसर्स क्या बोलेंगे कि भाई जितना ज्यादा प्राइस में हम ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे या फिर प्रोडक्शन सेल करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को सेल करेंगे, उतना हमें ज्यादा फायदा होगा। और अगर प्राइस कम जा रही है, प्राइस कम हो रही है, तो उस केस के अंदर जो प्रोड्यूसर्स है, सेलर्स है, वो क्या करेंगे, हो सके उतना कम यूनिट का सेल्स करेंगे, क्योंकि इसमें उनको लॉस हो रहा है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्लड है, फेमिन है। आज की डेट में भी जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो दोपहर को ही न्यूज आई कि उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर की वजह से पूरा डैम टूट गया वहां पे, और श्रीनगर तक हाई अलर्ट वहां पे कर दिया है। तो कितने सारे लोग वहां पे मर गए, जिनका फार्म्स थे, वो सारी चीजें वहां पे बहुत बुरी तरह से उसको इफेक्ट हुई। इस तरह से फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, ऐसा कुछ भी नेचुरल फैक्टर्स, फायर लग गया कहीं पे, ज्वालामुखी कहीं पे फट गया, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाती है, उस केस के अंदर आपका सप्लाई कम हो जाता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो आपका सप्लाई
काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। ये ऑफ कोर्स फ्री में तो काम नहीं करेंगे। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस अगर इंक्रीज होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेबर्स की प्राइस इंक्रीज होती है, रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होती है, तो इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली सप्लाई के ऊपर आएगा, क्योंकि प्राइस हाई होती है तो क्या होगा कि सारी चीजें महंगी होगी, और जिसकी वजह से शायद जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अपना सप्लाई, अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर सकता है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ एडवांसमेंट होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है प्रोडक्शन के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा कि वही सेम मेथड, वही सेम कैपेबिलिटीज के साथ फैक्टर्स जो आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलने से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो 10 लोगों को लेके ये पापड़ है या अचार है, ऐसी कोई चीजों का प्रोडक्शन करता है, अब यही बंदा ये 10 लोगों को मिलके फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करता है। अब यही बंदा अगर एक मशीन लगा दे, ठीक है, एक मशीन लगा देता है, तो जो चीज ये लोग 10 लोग मिलके एक महीने में 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे, वही मशीन आने के बाद शायद ये 5000 यूनिट का प्रोडक्शन हो, क्योंकि इंसान थकता है, मशीन तो थकती नहीं, वो तो कंटिन्यूसली काम करती रहती है। ऑफ कोर्स उसको सर्विसिंग या फिर उसके जो भी रिपेयर्स है वो प्रॉपरली चाहिए, बट ह्यूमन से तो काफी अच्छी प्रोडक्शन आप मशीन के थ्रू आराम से कर सकते हो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में अगर चेंजेस आता है तो हमारे प्रोडक्ट की जो सप्लाई है उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस वेरिएशंस। अब मान लीजिए कंज्यूमर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि फ्यूचर के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस कम होने वाली है, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि कंज्यूमर्स चीजें परचेज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि कंज्यूमर परचेज करना कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सप्लाई का स्टॉक बढ़ जाएगा, और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जैसे हाईवे, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, ये जितना अच्छा होगा उतने ही केस के अंदर प्रोडक्शन इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे आज की डेट में देखिए तो मोस्ट ऑफ द एरियाज हम देख सकते हैं, प्रोडक्शन एरियाज जहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स होती है, वहाँ वो इजीली रेल या रोड से आराम से ट्रांसपोर्ट कनेक्टेड होता है। तो उसी केस के अंदर सबसे ज्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर प्रोडक्शन, हमारी कंपनी जहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है वहाँ पे रेल, रोड, एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर हम सप्लाई को इंक्रीज कर पाएंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस हिसाब से, अगर गवर्नमेंट हम जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट इज हैविंग अ फेवरेबल पॉलिसी टुवर्ड्स अवर प्रोडक्ट, तो उस केस के अंदर हमारी प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट इज द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में क्या होगा कि बार बार अगर किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती है, ठीक है, जैसे हमारे सराउंडिंग में नीबर कंट्रीज में आप देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, तो यहाँ पे आर्मी का राज चलता है और कभी भी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है और जिस कंट्री में रिलेटिवली ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे प्रोडक्शंस का सप्लाई, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई काफी ज्यादा होता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी बिलीफ होती है, और जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज पावर में चेंज होती है तो उनकी बिलीफ, उनकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सब चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन के ऊपर भी काफी सारा चेंजेस या फिर उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। तो सबसे पहले ये चीज हम समझिए कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन क्या है। तो लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पे कंपनी फिक्स एज वेल एज वेरिएबल दोनों फैक्टर्स को चेंज कर सकती है। शॉर्ट रन ऐसा पीरियड है जहां पे कंपनी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकती है, इट कैन नॉट चेंज लॉन्ग रन, इट कैन नॉट चेंज फिक्स फैक्टर्स, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर इंक्लूड सैलरी ऑफ स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ प्रीमाइसेस एक्सेट्रा। तो ये फिक्स है, अब इसके अंदर आप यूज करो या ना करो, या मिनिमम यूज करो, मैक्सिमम यूज करो, आपको उसका अल्टीमेटली सेम पेमेंट ही करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक गोडाउन भाड़े पे लिया है जिसका रेंट 10,000 रुपीज है, फॉर एग्जांपल एक रूम लिया है, 10,000 उसका रेंट है, तो उस रूम को अगर मैं यूज करूं या ना करूं, 5 दिन यूज करूं, 20 दिन यूज करूं, 25 दिन यूज करूं, लेकिन उसका मंथ का एट द एंड ऑफ मंथ मुझे जो भी उसका रेंट देना है वो मुझे कंपलसरी देना ही देना है, चाहे
उसका यूज करूं या ना करूं, तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट फॉर शॉर्टर फिक्स प्राइस fixed factors you can say, but that is for shorter period of time. Next would be variable factors. Variable factors include cost of raw materials, wages, ये सारे वेरिएबल फैक्टर्स हम कंसिडर करेंगे। तो जिस हिसाब से फैक्टर्स में अपडेट्स होते रहेंगे, फैक्टर्स इंक्रीज होंगे, तो उस हिसाब से ये कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, फैक्टर्स डिक्रीज होगी तो ये कॉस्ट भी डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो वन बाय वन ऑब्जर्व करते हैं। ये इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबसे पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे तब तक आपका ये कंसेप्ट आगे का क्लियर नहीं होगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंसेप्ट इज एएफसी, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, और यू कैन से एवरेज फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय प्रोडक्शन, जो हम यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या इंडिकेट करता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट का कंसेप्ट ये बताता है कि जैसे जैसे आप अपने प्रोडक्शन के यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउन होता जाएगा। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्शन कम है, ये शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग रन में तो फिक्स कॉस्ट जैसी कोई चीज ही होती नहीं है, सारी कॉस्ट वेरिएबल ही होती है, जो हम आगे के स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट रन के अंदर जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगी, और उसके बाद वही रिड्यूस कॉस्ट कंटिन्यूसली रहेगी। दिस एएफसी डू नॉट टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगी, एक्स एक्सिस क्योंकि जीरो है। आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अगर होता है तो समझ लो आपका बिजनेस बंद हो गया या फिर आपने कुछ गलती की है कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा? एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, जिसका मतलब ये होगा कि स्टार्टिंग के अंदर जब आपका प्रोडक्शन कम है तो आपकी कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट काफी हाई है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रहेगी और उसके बाद वही पॉइंट से स्टेबलाइज रहेगी। इट विल नॉट टच एक्स एक्सिस और इट विल नॉट बी जीरो। Next would be the AVC, that is the total variable cost divided by quantity. अब total variable cost divided by quantity का मतलब क्या होगा? तो average variable cost, यहाँ पे इसका behavior जरा समझिए। तो देखिए स्टार्टिंग के अंदर ये हाई है, उसके बाद धीरे से ये यहाँ पे जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ तक रुकती है, और उसके बाद फिर से ये ऊपर अपवर्ड मूवमेंट जारी है। अब ये इस तरह का मूवमेंट क्यों होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर एक लेबर है, ठीक है, जो लेबर जिसको मैं 8 आवर्स का पेमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आई एम पेइंग हिम फॉर 8 आवर्स। अभी यहाँ पे मेरी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है, वो डिमांड मीटअप करने के लिए ही इज वर्किंग फॉर 5 आवर्स ओनली। ठीक है, तो मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे 8 आवर्स के हिसाब से मुझे उसको देना है, भले ही वो 5 आवर्स के लिए ही काम कर रहा है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ काम बड़ा है, अब जो बंदा 5 घंटे के लिए काम कर रहा था, अब वो 6 आवर्स के लिए काम कर रहा है, तो क्या होगा कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, यानी कि पहले सपोज मैं 10 यूनिट का प्रोडक्शन करता था, अब 11 यूनिट का प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन टोटल कॉस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 8 आवर्स का ही मैं पेमेंट कर रहा था उसको, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में तो कोई चीज नहीं आया, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी यहाँ पे रिड्यूस हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी 100 है और मैं सपोज 10 यूनिट का अगर प्रोडक्शन करता हूँ, तो मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई? 10 हुई। 100 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 10। अब सपोज मैं यहाँ पे ये इंक्रीज करता हूँ और 11th यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, एक यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन करता हूँ, तो 100 डिवाइड बाय 11 होगा। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे 10 से नीचे प्राइस आएगी। सपोज 11 से ज्यादा प्रोडक्शन करता हूँ, 12th यूनिट पे आता हूँ, ठीक है, और एक और एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया, तो 100 डिवाइड बाय 12 8 पॉइंट समथिंग कुछ इसका अमाउंट आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन इंक्रीज करता हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। लेकिन कब तक रिड्यूस होगी? जब तक मेरे पास जो लेबर है, जिसको मैं 8 आवर्स का पेमेंट करता हूँ, जब तक वो 8 आवर्स तक नहीं पहुंच जाता, तब तक ये कॉस्ट रिड्यूस होगी। ठीक है, तो 12th यूनिट का प्रोडक्शन किया, 8 आवर्स तक ये बंदा आ गया, 8 आवर्स का उसको 100 रुपए में दे रहा हूँ। अब मुझे 13th यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो क्या होगा, मैं उसको बोलूंगा भाई एक और यूनिट का प्रोडक्शन करना है, वो बंदा बोलेगा सर 8 आवर्स तक मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, अब अगर आपको एक और एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करवाना है तो आपको मुझे ओटी देना पड़ेगा। ओटी का मतलब ओवर टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा। और जैसे ही ओटी की बात आएगी तो अगेन से वो फिर से बंदा मेरे से 50 रुपए 1 घंटे का मांगेगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज मांगेगा, 14 यूनिट का प्रोडक्शन करूँ और 50 रुपीज देने पड़ेंगे, फिर और आगे जाऊँ और मुझे प्रोडक्शन मतलब, तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा वैसे वैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरी जो एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी कांस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरह से मूवमेंट करिए, तो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में मेरा जो फुल कैपेसिटी है वो फुल कैपेसिटी यूज नहीं हो रही है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे वो फुल कैपेसिटी यूज हो गई और यूज होने के बाद वो फिर से ऊपर जा रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए मुझे और भी रॉ मटेरियल की या लेबर्स की या स्टोरेज कैपेसिटी की जो भी वेरिएबल फैक्टर्स है उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे रहेगी, ठीक है। इस एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट ये रहा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, इन दोनों को मिला के हम जो करेंगे उसको बोलेंगे एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मूवमेंट इस हिसाब से एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट, ये एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पे इसलिए रह रही है क्योंकि मिनिमम इतना पॉइंट रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है ये फिक्स कॉस्ट जैसे हमने देखी कि मिनिमम इतनी तो रहेगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम रिड्यूस करेंगे इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन वो आगे बढ़ेगा, तो एक मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पे रहेगा। वो एवरेज टोटल कॉस्ट भी इनिशियल लेवल पे हाई है क्योंकि यहाँ पे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी हाई है और आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट भी हाई है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाएंगे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन जा रहा है, आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट भी डाउन जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही ये डाउन होके यहाँ पे आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है, उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट तो रिड्यूस होती है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की इंटेंसिटी काफी हाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो रिडक्शन है 2%, 5%, 3% का रिडक्शन, उसके सामने यहाँ पे जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो 15%, 20%, 25%, 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसलिए ये जो एवरेज टोटल कॉस्ट है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक यहाँ तक रुकती है और उसके बाद फिर से ये ऊपर आने की स्टार्ट कर देती है। उसका रीजन क्या है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में 5, 10, 15, 20, 25% का इंक्रीमेंट होगा, उसके सामने यहाँ पे आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर जो रिडक्शन होता है वो 2%, 3%, 5% के हिसाब से होता है। तो नेट ऑफसेट अगर हम करेंगे तो आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। जब भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये अगले 3 एग्जांपल्स जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखे ये 3 चाहे शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन में कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप आपको पूछा है तो आपको एग्जाम के अंदर ये तीन कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है, चाहे वो शॉर्ट रन में हो या लॉन्ग रन के अंदर हो, ठीक है। और उसके बाद ही आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के अंदर आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है ये आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जब तक आप ये 3 पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, उसके बाद ही आपके मार्क्स आने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो आउटपुट और लॉन्ग रन में क्या रिलेशनशिप है, तो देखो जैसे हमने देखा कि शॉर्ट रन ऐसा पीरियड है जहां पे कंपनी सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकती है, फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकती। तो अगर आप समझ सकते हो कि अगर प्रोडक्शन में कंपनी को कोई भी चेंजेस करना है और वो चेंजेस अगर कंपनी शॉर्ट रन के अंदर करती है, यानी कि टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लेबर्स को इंक्रीज कर देती है, लेबर का ओवर टाइम इंक्रीज कर देती है, और इसी तरह से कंटिन्यूअसली अगर कंपनी खींचती रहेगी तो क्या होगा, कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 10 लेबर मेरे यहाँ पे काम करते हैं और 6 आवर्स के लिए काम करते हैं, ठीक है, मैं उनको 8 आवर्स का पेमेंट देता हूँ शॉर्ट रन की, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, तो 7 आवर्स का मैं काम करता हूँ, फिर 8 आवर्स के लिए काम करता हूँ, तब तक ठीक है। लेकिन सपोज 9 आवर्स के लिए मुझे उनके पास काम करवाना पड़ रहा है, या फिर 10 आवर्स के लिए कंटिन्यूअसली मुझे उनके पास काम करवाना पड़ रहा है, तो मैं लेबर को हर आवर का 50 रुपीज या 100 रुपीज एक्स्ट्रा ओवर टाइम प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर 2 साल 3 साल तक कंटिन्यूअसली मैं इस तरह से करता रहा तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट काफी हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा कि भाई मैं एक और लेबर को हायर कर लूंगा लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर यही प्रोडक्शन का शेड्यूल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक रहने वाला है तो क्या करूंगा, मैं 2-3 लेबर को एक्स्ट्रा हायर कर लूंगा और उनको 8 आवर्स का पेमेंट कर दूंगा, तो मेरा खर्च यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब उसी तरह से सपोज उल्टा समझ लीजिए, 8 आवर्स का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, लेबर्स काम कर रहे हैं, मेरे पास काम हो रहा है, 10 लेबर्स मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 8 लेबर्स की है, तो मैं 1 महीना 2 महीना 3 महीना देखूंगा। लेकिन अगर मुझे कंफर्म पता चल जाए कि भाई मुझे
8 लेबर की ही रिक्वायरमेंट है अगले 2 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, तो क्या मैं बाकी के 2 लेबर को अपने पास रखूंगा? नहीं रखूंगा। क्या करूंगा? 2 लेबर को बोल दूंगा कि भाई अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप अभी मत आइए, जब जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा। तो जैसे ही 2 लेबर को मैं निकाल दूंगा, क्या होगा कि ऑटोमेटिक मेरा कॉस्ट यहाँ पे कम हो गया। बस यही चीज आपको समझनी है। लॉन्ग रन के अंदर हमारी कॉस्टिंग हमेशा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि हम फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर्स में, दोनों फैक्टर्स में हम चेंज ला सकते हैं। देखो, वेरिएबल फैक्टर्स में तो आप शॉर्ट रन में भी चेंज ला सकते हो, ओके, बट ये जो चेंजेस होगा वो सिर्फ टेम्पररी बेसिस पे होगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में मुझे अपने प्रोडक्शन में कुछ चेंज करना है, नई टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी लानी है, प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, या ऐसा कुछ भी करना है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर मुझे लॉन्ग रन के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो अगर एक बार मैं लॉन्ग रन के अंदर चला जाता हूँ और लॉन्ग रन में मुझे कंफर्म पता है कि भाई ये जो ट्रेंड चलने वाला है वो लॉन्ग रन के अंदर चलने वाला है, तो उस केस के अंदर मैं लॉन्ग रन कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन लॉन्ग रन के अंदर ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर मुझे हमेशा एज कंपेयर टू शॉर्ट रन फायदा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 1 2 3 4 4 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट का, 150 यूनिट का, 200 का, 300 यूनिट का, 400 यूनिट का, ये अलग अलग प्रोडक्शन यहाँ पे है। तो अगर मुझे अपना प्रोडक्शन शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेबर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, या फिर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनका ओवर टाइम बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह से मैं ये अपना शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन जो है वो गोल कंप्लीट करूंगा। तो जैसे ही शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट करने की कोशिश में मैं लेबर्स को ज्यादा पेमेंट, ओवर टाइम देना पड़ेगा, या टेम्पररी पीरियड के मुझे उनका रॉ मटेरियल हायर प्राइस पे परचेस करना पड़ेगा, कुछ भी रीजन होगा शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में मेरी कॉस्ट हमेशा हायर होगी, ठीक है। उस केस के अंदर मेरी कॉस्ट हमेशा हाई लेवल पे होगी, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर इमीडिएट बेसिस पे मुझे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 लाख है। आपको इमीडिएट बेसिस पे उस लैंड को बेचना है, आपको अर्जेंटली शॉर्ट रन के अंदर उसको बेचना है, और पेमेंट आपको इमीडिएट बेसिस पे चाहिए। और मार्केट में जब आप उसको बेचने के लिए जाते हो तो 50 लाख की लैंड है, लेकिन आपको इमीडिएट बेसिस पे पैसा चाहिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो हम सबका एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि उस केस के अंदर 50 लाख की लैंड है, लेकिन शायद हम 50 लाख में उसको सेल ना कर पाए। मेजोरिटी केस में क्या होगा कि हम उसको सेल कर पाएंगे शायद 45 लाख में या 46 लाख में, थोड़ा सा लॉस खा के भी हमें उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर लॉन्ग टाइम है, तो आपके पास 6 महीना, 1 साल, 2 साल है, तो शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये 50 लाख की लैंड आप 55-60 लाख या फिर 54 लाख में भी प्रॉफिट में आपको सेल कर सकते हो। लेकिन मेजोरिटी केस में शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा कि आप हमेशा, आपको थोड़ा सा कम पैसे में भी ये चीज बेचनी पड़ेगी। कहने का इंटेंशन ऐसा है कि शॉर्ट रन ऐसा पीरियड रहेगा जहां पे आप टेम्पररी अपने प्रोडक्शन में 2-5% का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज अगर आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको 30% 40% का चेंजेस लाना है, तो उस केस के अंदर आप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को, यानी कि शॉर्ट रन वेरिएबल फैक्टर्स में आप चेंज करके आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 100 यूनिट का प्रोडक्शन में करता हूं, तो उस केस में मिनिमम पॉइंट मेरा यहाँ पे 150 यूनिट, यहाँ पे 200 यूनिट यहाँ पे। तो ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो इनका लोवेस्ट पॉइंट है, इन लोवेस्ट पॉइंट को पकड़ के मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो, तो एस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 डिफरेंट शेड्यूल शॉर्ट रन मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो उसका जो बेस है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 7 शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के जो मिनिमम पॉइंट है, उन मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करते हुए, टेंजेंट यानी टच इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, और वो पूरी लाइन यहाँ पे एकदम सभी 7 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे मैंने टच करके एक पूरी लाइन ड्रॉ की, जिसको मैं बोलूंगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व,
ठीक है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल अभी मैं 200 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, 200 से अगर मुझे 250 यूनिट का प्रोडक्शन करना है लॉन्ग रन के अंदर, फिर भी मेरी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। अगर 200 से सपोज मुझे प्रोडक्शन कम करना है तो भी मेरी कॉस्ट मिनिमम रहेगी। जो सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी उसी मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास लॉन्ग रन है, मेरे पास टाइम है, मैं फिक्स फैक्टर्स में चेंज कर सकता हूँ, मैं लेबर्स को निकाल सकता हूँ, नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर सकता हूँ, कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता हूँ, कैपेसिटी डिक्रीज कर सकता हूँ। मुझे जो फैक्टर्स में जिस हिसाब से चेंजेस करना है उस हिसाब से मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट आपको समझना इतना है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर आप प्रोडक्शन कुछ लिमिट से ज्यादा करते हैं देन यू हैव टू पे हायर अमाउंट, योर कॉस्ट वुड बी हाई एंड अल्टीमेटली आप लॉस में जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर लॉन्ग रन के अंदर है तो लॉन्ग रन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने फिक्स एज वेल एज वेरिएबल दोनों फैक्टर्स में चेंज करके आप अपना प्रोडक्शन कॉस्ट काफी हद तक कम कर सकते हो। इनफैक्ट मिनिमम लेवल पे आप उसका कॉस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो ये जो 7 शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके जो मिनिमम कॉम्बिनेशन पॉइंट है, मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन जो है, मिनिमम पॉइंट है जहां पे ये सबसे कम कॉस्ट है, उस सबसे कम कॉस्ट के पॉइंट्स को टच करते हुए, टेंजेंट करते हुए एक लाइन ड्रॉ की गई और उसको हम बोलेंगे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। दूसरा पॉइंट है LARC रिफर्स टू एनवेलप कर्व। तो देखो आप, ये एक एनवेलप कर्व बन गया है, यानी कि एनवेलप का शेप आ रहा है। ये एनवेलप का शेप इस तरह से आ रहा है और इसको फैमिली कर्व भी बोला जाता है। तो ये सबसे बड़ी कर्व है और बाकी की ये जो छोटी छोटी 7 कर्व्स है उन सभी 7 कर्व्स को कवर करिए, तो ये उसका एनवेलप शेप यहाँ पे बन रहा है। LARC इज ऑलवेज लोअर देन SRAC, यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से कम रहेगी। तो ये आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को शायद 10 रुपये भी हो सकता है, 5 रुपये हो सकता है, यहाँ पे 6 रुपये हो सकता है, लेकिन ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमेशा इससे कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसके मिनिमम पॉइंट पे ही हमने इस लाइन को ड्रॉ किया है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स इन लॉन्ग रन, ये जो कम है हो रही है उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा यहाँ पे आपको लॉन्ग रन में मिलता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर मुझे ज्यादा अमाउंट का प्रोडक्शन करना है, लेट्स से अगर मैं 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हर महीने मुझे करना है, तो उस हिसाब से रॉ मटेरियल में परचेस करूंगा। तो हम सबको पता है कि रॉ मटेरियल जब आप बल्क में परचेस करते हो, मास में परचेस करते हो, तो आपको उसका ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है, उसके बल्क में परचेस करने के आपको बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं। प्लस लेबर्स की एक्सपर्टाइज भी आपको मिलेगी, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे क्या होगा कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी में आप चीजों को परचेस करेंगे आपके लिए उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होगी एज कंपेयर टू लो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, यू कैन से। फॉर एग्जांपल कोई बंदा अगर 100 यूनिट परचेस करता है और कोई बंदा है जो 5000 यूनिट परचेस करता है, तो दोनों को डिस्काउंट में 100% डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज ग्रेटर डिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है उसको स्टार्ट करने के लिए, या फिर मेरा फॉर एग्जांपल फार्मिंग का बिजनेस है, तो फार्मिंग के बिजनेस के लिए अगर मुझे सपोज 1 हेक्टर की 2 हेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 2 हेक्टर जमीन मैंने ली है, उसमें से एक्चुअली मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है सिर्फ 1 ही हेक्टर की। 1 हेक्टर ऐसा ही पड़ा है जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन भाड़ा तो मैं दोनों हेक्टर्स का यहाँ पे प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो मुझे अब पता चल गया कि मुझे 1 ही हेक्टर की जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मुझे 2 हेक्टर जमीन नहीं चाहिए, सिर्फ 1 हेक्टर ही चाहिए, बाकी का 1 हेक्टर आप ले लीजिए, उसकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑटोमेटिक मेरी कॉस्ट कम हो गई। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट रन के अंदर आपको दोनों फैक्टर्स मतलब 2 हेक्टर का भाड़ा आपको देना पड़ेगा। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लानिंग कर्व। क्यों प्लानिंग कर्व के हिसाब से कंसिडर हो रहा है? क्योंकि फ्यूचर में लॉन्ग रन के अंदर कंपनी को अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, ठीक है, जरा ध्यान से समझिए, ये प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो या डिक्रीज करना हो, आउटपुट इंक्रीज करना हो डिक्रीज करना हो, तो कंपनी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे चलेगी। तो ये जो लाइन है कंपनी इसी लाइन पे चलेगी, क्योंकि ये लाइन में चलने से कंपनी को मिनिमम कॉस्ट एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 200 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूँ, 200 से 250 यूनिट पे अगर मुझे आना है तो भी ये मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। 250 से 300 पे आना है तो भी ये मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन पे होगा। ठीक है, उसी तरह से अपने
प्रोडक्शन कम करना है, 200 से 150 पे आना है, तो भी ये मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन होगा। इससे कम प्राइस में मैं किसी भी सर्कमस्टेंसेस में प्रोडक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। इससे ज्यादा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 150 करो तो 150 प्रोडक्शन कम होने की वजह से भी आपके कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वो लेबर एक्स्ट्रा है, ऐसा ही पड़ा है, पेमेंट आप उसको पूरा कर रहे हो लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को यहाँ पे मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन की, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन किए। लास्ट में आपको इतना ही चीज याद में रखना है कि लॉन्ग रन के अंदर कंपनी फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल दोनों फैक्टर्स में चेंज ला सकती है, और जब आप वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज ला सकते हो उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस कहाँ पे आएगा कि आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो प्रोडक्शन कॉस्ट लोएस्ट हो जाएगा, इससे कम में आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से ये पूरी चीज काम करती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज नेशनल इनकम एंड डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसका और में जो क्वेश्चन है व्हाट इज मनी एंड डिस्कस सिग्निफिकेंस एंड एविल्स ऑफ मनी, जो हम बहुत सारे एग्जांपल के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जरूर से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्जाम पे टाइम पे ये मदद हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।